अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अपोजिशन इत्तेहाद में शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी, अचकजई की पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ दूसरी जमातों की शमूलियत की इत्तलात भी हैं। ताहम इस अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाज में जान डालने के लिए जिस जमात को सबसे ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हर सियासी जमात की मखसूस पॉकेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम का शिकार है और पंजाब में इस जमात के पास इस वक्त एक भी ऐसा लीडर नहीं जो इमरान खान की अदम मौजूदगी में PTI के हामियों को एहतजाज के लिए बाहर निकाल सके। ऐसे में JUI ही ऐसी जमात है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले अपने नेटवर्क्स को फाल करके एहतजाज में बड़ी रौनक लगा सकती है। इमरान हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान का 2019 का आज़ादी मार्च इसकी हालिया मिसाल है। ऐसे में सवाल यह है कि मौलाना फिलहाल PTI के साथ बाकायदा एहतजाज में शामिल होने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे। इस हवाले से अहम सहाफती ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से माजी में की गई बदज़बानी इसमें बड़ी रुकावट है। JUI के ज़राए के मुताबिक PTI के रहनुमाओं को माजी के रिमार्क्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए गए हैं। JUI अवामी सतह पर मुआफ़ी का मुतालबा नहीं कर रही, लेकिन JUI का मुतालबा यह है कि PTI तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम करें। JUI अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत का तकाजा भी नहीं कर रही, ताहम वो माजी की बयानबाजी पर यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। PTI ने अब तक JUI के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। नाक़िदीन के मुताबिक PTI हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद अपने मुमकिना इत्तेहादियों के लिए यकतरफ़ा तौर पर शराइत की डिक्टेशन नहीं दे सकती। अपोजिशन जमातें PTI के सियासी अंदाज से मोहतात नजर आती हैं। इस सूरत हाल ने PTI के हवाले से खदशात को जन्म दिया है कि PTI मिलकर काम करेगी या नहीं कर पाएगी। गुज़िश्ता साल मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद के किसी भी इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उनकी जमात आज़ादाना अंदाज से हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ जारी रखेगी। ऐसे में दो सवालात जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल, माजी करीब में मौलाना के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, उस सब की तलाफी के लिए इमरान खान को क्या करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल, अगर इमरान खान और PTI इस बिना पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाते कि इस सूरत में उसके KP में बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या PTI इस हुकूमत के खिलाफ अपने दम पर बड़े और फैसला कुन एहतजाज कर पाएगी, जिसके हुकूमत के लिए बज़ाहिर अभी किसी भी किस्म का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, माजी में की गई बदज़बानी बड़ी रुकावट, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा, इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म करने की सियासी बुनियाद रखने वाले मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे। हसन निसार साहब, क्या वाकई इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलना चाहेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हुआ ये नॉर्मल बात है। आपको याद नहीं कि क्या 100 साल हो गया इस बात को। शहबाज शरीफ ने जो कहा था आसो तरदारी की अंतरियाँ तो ये तो सड़कों पे घसीटूंगा, अब बैठे हैं साथ। अच्छा, वो एक ज़माने में नवाज शरीफ को कि मेरा खून खौलता है पीपल्स पार्टी में, मैं बहेरा और मैं गर्क कर दूं, फिर मिसाके में ये चलता रहता है। बहरहाल माजरत करने में या उनका जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो भी उनको एड्रेस करने से मेरा ख्याल है कोई किसी बावकार आदमी को भूल चूक पे माजरत करना या उनकी तसल्ली करना बुरी बात नहीं है। और वैसे आपको एक बात बताऊं, लोगों को पता नहीं ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था। ये नज़ीर नाजी साहब ने वे बैक अशरों पहले नवाए वक्त में अपने कॉलम में शरारतन, he was not serious about it, let me tell you, छेड़छाड़ के लिए, मिर्च मसाला पैदा करने के लिए उन्होंने मौलाना के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नाजी साहब अल्लाह उन्हें बख्शे, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पॉपुलर हो जाएगा। ये लफ्ज़ क्लिक कर गया। किसी चंपू चमाट ने इमरान को कह दिया होगा। मैं तो चूँकि उसकी सैकड़ों के हिसाब से तकरीरें लिख चुका हूँ, वो रोमन में लिखा करता था तो मैं उर्दू में, अच्छा, तो उसने बोल दिया। लोग भी तमाशबीन से हैं, उन्होंने क्लैप दिया, उसने आदत बना ली। देयर वाज नथिंग सीरियस अबाउट इट। हमारी पॉलिटिक्स में तो अच्छा बार भी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है।
वो कोई एक ऑपोजिशन लीडर, तो वो इंग्लैंड में को प्राइम मिनिस्टर, तो उसने कहा कि मैं गधों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। वो प्राइम मिनिस्टर पीछे हट गया, उसने कहा जी मैं तो छोड़ देता हूँ, आप आ जाएं। तो इस तरह की सिलसिला चलता रहता है। दुरुस्त कह रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में होता रहा तो फिर सीओडी भी हुआ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। शहबाज साहब ने जो जरदारी साहब के लिए कहा 2011-12 में जाके, तो उसके बाद उन्होंने भी उस पर माजरत की उनके साथ। यही तो अब सवाल है। अभी आप लीडर तो सोच समझ के बोलते हो, लीडर के बोलने का जो एक्सप्रेशन है वो भी मैटर करता है। किसी भी बात नरमी से भी और सख्ती से भी कहे। इमरान खान साहब माजरत करेंगे बजाते खुद मौलाना साहब से? ये तो नहीं, ये तो सीरियस काम ही नहीं था। लेकिन मैं तो अर्ज कर रहा हूं, कोई भी बावकार आदमी, कोई किसी भी उसमें रॉ में बह के कोई बंदा अगर को बात कर ले, तो यू आर मच यंगर, मेरे से अगर कोई ऐसी बात कोई हो जाए तो मैं तो आपसे माफी मांग लूंगा। ये तो कोई बात नहीं, इतना ज़र्फ होना चाहिए। नहीं, बट उनको ये भी याद होगा ना, पीडीएम को लीड कर रहे थे मौलाना साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया उनके होते हुए, वो लीड कर रहे सब। मतलब है कि इमरान खान के अंदर का वो ग्रज खत्म होगा उस पॉलिटिकल कोलिशन बनाने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को जानते मुझे नहीं पता कि आज का इमरान खान कैसा है, आई डोंट नो, बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पैच उसमें कोई तब्दीलियां आई हैं, नहीं आई हैं तो किस किस्म की आई हैं, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट। मैं जिस इमरान खान को जानता हूं वो तो अब वो है ही नहीं। सही होगी, दुरुस्त। ज़ैगम साहब, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने दम पर ईद के बाद जिस एहतजाज को प्लान कर रही है और बड़ा एहतजाज कह रही है, मुल्क गिर वो सलाहियत रखती है? केपी में इख्तिलाफात, पंजाब में कोई करिश्माती लीडर नहीं, सिंध बलोचिस्तान में ऑलरेडी वीक हैं, तो फिर इस एहतजाज का कोई मतलब रह जाएगा अगर वो कोई इत्तेहाद ही ना बना पाए? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात की मुझे तो समझ नहीं आई। एक ज़माना था कि मौलवी साहिबान से, मौलानाओं से, उलमा से छेड़छाड़ चला करती थी। आम लोग भी करते थे, बड़े लोग भी करते थे। बुल्ले शाह ने भी की है, ख्वाजा फरीद ने भी किया है, इकबाल ने भी की है, उन सब के पढ़ने वालों ने भी किया है। लेकिन अब और दौर है। अब आप मोहल्ले के मौलवी साहब को नहीं छेड़ सकते। वो स्पीकर पे जाके ऐसा ऐलान करेंगे कि मोहल्ला तो क्या, शहर तो क्या, आपको मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। और यहाँ एक पार्टी ने और उसके लीडर ने इस मुल्क के सबसे बड़े मौलाना के साथ इतना खिलवाड़ किया, इतनी तौहीन की, इतने अरसे की, और उन्होंने बर्दाश्त की। मेरा ख्याल था कि मौलाना कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर कोई सख्त बदला नहीं लेंगे तो कम से कम माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं हैरान हुआ, वो कितने ज़ीरक आदमी हैं, उन्होंने बदला भी लिया और किस तरीके से बदला लिया कि उन्होंने पूरी पीटीआई को ऊपर से नीचे तक अपने घुटने पकड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे बड़ी माफ़ी क्या हो सकती है? पीटीआई ने तो अमेंड्स कर दिए, मौलाना के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनके घुटने पकड़ रहे हैं, उनके दरबार पे सुबह शाम हाज़िरी ले रहे हैं, कितने एहतराम से उनका नाम लेते हैं। तो ये भी तो एक माफ़ी का तरीका है ना। लेकिन ये मसला नहीं है। मसला इस वजह से नहीं है कि एहतराम वाली बात गुजर गई है, वो एहतराम हासिल कर रहे हैं। मसला है मफादात के टकराव का, और सियासत मफादात पे खड़ी होती है। मौलाना के मफादात में और इमरान खान के मफादात में, जेयूआई और पीटीआई के मफादात में वाज़ेह टकराव है। दोनों का बैटल ग्राउंड एक है। केपीआई की उन्होंने जंग लड़नी है, और केपी जो है वो छीन लिया गया है मौलाना से पीटीआई ने। मौलाना के बड़े बुरे हालात हैं वहाँ पे, तो मौलाना ने वहाँ वापस आना है। वापस इमरान खान को मजबूत करके तो नहीं आ सकते, पीटीआई के साथ मिलकर तो नहीं आ सकते। इस तरीके से तो जो बची खुची कसर है वो भी चली जाएगी। अब पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई ये चाहती है कि मौलाना आए, उनके एहतजाज का हिस्सा बने। इस वजह से नहीं कि पीटीआई अपने नौजवान नहीं निकाल सकती, इस वजह से कि जब नौजवान निकाले जाते हैं तो फिर क्या होता है, और जो पीटीआई के नौजवानों के साथ हो सकता है वो मदरसे के लड़कों के साथ नहीं किया जा सकता। इन मेन स्ट्रीम जमातों के कारकुनों को सड़कों पे कुट लगाई जा सकती है, मौलवी साहिबान को, मदरसे के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की सड़कों पे कुट नहीं लगाई जा सकती। बहुत मुश्किल काम है, वो ज़्यादा बैटल हार्डन्ड है, तो उनकी वर्क फोर्स चाहिए, वो मिलकर एहतजाज करें। लेकिन मौलाना क्यों करेंगे? ज़ैगम साहब, तो फिर कोई आपको इसका रिलेशन नजर आता है? ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप बन सकता है जब एक ही तरह के स्टेक एक ही जगह पर मौजूद है? तो फिर मौलाना तो मेज़बानी भी बहुत कर रहे हैं, मीठे भी खिला रहे हैं।
जी, अब देखिए मौलाना क्यों मीठे खिला रहे हैं। मौलाना इसलिए मीठे खिला रहे हैं कि मौलाना ने जो अपने दोस्तों से जो कुछ लेना है वो कुछ दिखा कर लेना है ना। वो जब पीटीआई से मोहब्बत दिखाते हैं तो उनकी भी एक कदर कीमत और अहमियत बढ़ जाती है ना। वो थोड़ा सा हुकूमत को भी तो यरका देते हैं ना। तो वो भी अगर सारे कार्ड्स ही उठा के फेंक देंगे या जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मेज पर रख देंगे तो फिर उनके पास क्या बचेगा। दुरुस्त हो गया। तो ये कन्वीनियंस की, सहूलत की गुफ्तगू है। पीटीआई अपोजिशन में है और मौलाना नीम अपोजिशन में हो। ये गुफ्तगू चलती रहेगी, कहीं पे इल्हाक होगा, इत्तेहाद होगा, कहीं पे अलग हो जाएंगे। लेकिन ये मैं नहीं समझता मुस्तकबिल करीब में ये नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएं दुरुस्त हो या दोनों कोई इकट्ठे ऐसा सड़क पर नहीं एक आएंगे। अलायंस बने जिसमें जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे हो जाएं। दुरुस्त हो गया। इस वक्त मुस्तकबिल करीब में तो ये मंजरनामा नहीं नजर आता है। तो अभी मगर जो कुछ करना है, अगर सड़कें गरमानी है तो पीटीआई को खुद ही गरमानी तो होगी। क्या पीटीआई कर पाएगी? नहीं, जो 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं तो मुमकिन नहीं हो रहा है पीटीआई के लिए। शहजाद साहब, क्या इमरान खान को मौलाना के तहफ्फुज़ात दूर करके खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है या कोई और तरीका बन सकता है इन दोनों के साथ चलने का? इमरान खान साहब हासिल क्या करना चाह रहे हैं? क्या वो ये चाह रहे हैं कि मैं केपी लूज कर दूं? मिसाल के तौर पे बहुत बात की जाती है कि ये जो सियासी हुकूमतें हैं इनको चाहिए कि आज पीटीआई कहती है कि ये अपनी जगह से, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं ये इस वक्त उनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, तो ये अपनी सीटें छोड़ दें, हुकूमतें छोड़ दें और फिर से मजबूर हो जाएं और मजबूर करेंगे नए इलेक्शन किए जाएं। लेकिन वो क्यों करेंगे? इसी तरीके से तो फिर पीटीआई को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। आज की पीटीआई केपी के अंदर जो हुकूमत है, क्या वो अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं? और अगर वो तैयार नहीं है तो फिर मौलाना का क्या मकसद सर्व होता है? मौलाना ने कोई पाक में तो अपनी वजारत उज़्मा नहीं हासिल करनी। मौलाना के मकासद तो दो ही हो सकते हैं ना सियासी तौर पर। एक ये कि केपी के अंदर उनको वजारत आला जो है वो दोबारा मिल जाए, उनकी हुकूमत कायम हो जाए, जो उनका सियासी मकसद एक हो सकता है। और दूसरा, किसी ऐसी किस्मत के उस धनी के तौर पे और ऐसा स्ट्रोक ऑफ लक से उनको कोई सदर पाकिस्तान का ओहदा बना दिया जाए बजाते खुद उनको। तो यही दो चीजें हैं जिनकी के पॉसिबिलिटीज हैं, जो सियासी मकासद हैं। अब अगर उन्होंने ये हासिल करने हैं सदर के अलावा, अगर ये बाकी मकासद हासिल करने हैं तो उनको तो फिर पीटीआई को हटाना पड़ेगा केपी से, जिस तरीके से जगह खान बात कर रहे थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो तो एक नामुमकिन चीज नजर आती है। दूसरा, एक ऐसे वक्त में जबकि केपी की गवर्नेंस इस वक्त कमजोर नजर आ रही है, अली अमीन गंडापुर वो काम नहीं कर पा रहे जो कि पीटीआई को इस मुश्किल माहौल के अंदर एक सियासी साख अपनी और बढ़ाने का या इस्टेब्लिश करने का मौका मिले, या वो उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, चाहे जितनी मर्जी बातें कर ली जाएं। तो उस सूरत में क्या वो फिर से बानी पीटीआई को कोई आजाद करवा के बाहर ले आएंगे और फिर से पीटीआई में एक और जान डाल देंगे पीटीआई के घोड़े के अंदर, जो कि इस वक्त बिल्कुल शिकस्ता हाल में है? तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा भी करेंगे। अगर हम इन तमाम चीजों से हट जाएं और कहें कि इस वक्त मौलाना की ऐसी एक, जैसे कहते हैं ना कि वो अल्ट्रुइस्टिक या एक वैसे अपनी अपनी जात से हट के, सियासी मफादात से हट के, एक बहुत कमाल की बात है, वो कहते हैं कि जमहूरियत का जो अलम है मैं वो लेके चलूंगा और जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ना लायका हो ना साबिका हो, बल्कि जमहूरियत असल में सही मानों में हो, उसको हकदार को हक मिले वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद इस लेवल पे भी ले जाए कि जो अवाम है उनको भी जमहूरियत के कुछ समरात मिले। अगर उस किस्म के लिए आना चाहते हैं तो वो करने के बाद और वो ड्राइव लेके आए और वो मिल जाए इनके साथ, तो क्या इनकलाब आ जाएगा? क्या इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे? क्या सड़कें इतनी गर्म हो जाएंगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे? मेरा ख्याल है पीटीआई से ज्यादा बड़ी ताकत मौलाना के पास तो नहीं है कि वो इतने के मिलने की वजह से मामला ऐसा आ जाए। और फिर जब इलेक्शंस होते भी हैं शहजाद साहब, तो फिर पीटीआई क्या चाह रही है? क्योंकि आज भी सलमान अकरम राजा जब मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के लिए कुछ हिदायत दी हैं या कोई पैगामात दिए हैं, जो भी कहा गया है, तो कुछ तो पीटीआई भी चाह रही है ना मौलाना साहब से। बात कर लूँ ये कि देखिए, अगर मिसाल के तौर पर ये सब कामयाब भी हो जाते हैं, एक तहरीक चलती है और ये हुकूमत और ये निज़ाम इस पे मजबूर हो जाता है कि वाकई में नहीं चलना, मुश्किल है, एक नए इलेक्शन की तरफ, एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो क्या उस सूरत में मौलाना कहेंगे कि अच्छा पीटीआई फिर से कि खैबर पख्तूनख्वा में अपना हुकूमत बना ले और मैं पीछे रुक जाता हूं? वो तो लड़ेंगे वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, उनको मौका मिलेगा। अगर कुछ ले दे करना है, सौदेबाजी करनी है, तो वो कहेंगे पीटीआई वहां पे छोड़ दे, वहां पे हमें हुकूमत बनाने दे। क्या ये मुमकिन है? सवाल उठाने वाली बात है। तो ये गैर मुमकिन टाइप चीजें हैं जो कि आपका सवाल कि पीटीआई क्या चाह रही है। पीटीआई भी बदकिस्मती से सिर्फ एक ही मकसद चाह रही है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और किसी तरीके से जल्दी इलेक्शन की तरफ चला जाए। आधा मुल्क
हुकूमत के साथ, हर हुकूमत की सियासी पार्टियों के साथ खड़ा है। आधा मुल्क उस तरफ है, आधा उस तरफ है। तो कैसे मुमकिन है कि ये जो हुकूमती सियासी पार्टियां ये अपनी हुकूमत छोड़ दें ताकि नए इलेक्शन हो जाएं और इन नए इलेक्शनों से इमरान खान वजीर आजम बन जाए और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना को उनकी वज़ारत आला मिल जाए और फिर ऐसा है कि हर तरफ से चैन ही चैन हो जाए। इतनी आसानी से काश की जिंदगी बसर हो सकती, लेकिन इसमें बहुत पहाड़ हैं जिनको तय करना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना और पीटीआई के अंदर इतनी फिलहाल वो वाली वुसअत है कि वो तमाम चीजों को कवर करते हुए अपने आप को मिला लें और किसी इस मकसद के लिए लड़ाई करें। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है कि कोई ये ताल्लुक बन सकता है? मुलाकातें बहुत हो चुकी, 26वीं तरमीम से लेके अब तक एक दूसरे के साथ बड़ा मेजबानी मेहमानी भी हो गई है। अब एहतजाज की कॉल है जो पीटीआई ने दे दी कि ईद के बाद कोई लेन देन, कुछ ऐसा मामला जेजुआ पीटीआई के बीच मुमकिन है? मेरे तीनों साथियों ने जो फरमाया मैं उनके साथ हूँ। कुछ भी नहीं होगा, वजह मफादात हैं सियासी। क्या मौलाना फजल रहमान केपी के को छोड़ देंगे और क्या इमरान खान वहाँ पे अपनी हुकूमत उनके हवाले कर देगा? बलूचिस्तान भी तो है ना यार इस मुल्क का एक हिस्सा, सिंध भी तो है, पंजाब भी तो है। अगर ये दोनों एक दूसरे के गले लग भी जाएं, मोहब्बत का इजहार कर भी दें, सीटों को बैठ के कागज़ के ऊपर तकसीम भी कर लें, तो तब भी बात नहीं बनती। तब भी पंजाब को देखना होगा, सिंध को देखना होगा, बलूचिस्तान को देखना होगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के दो बड़े नाम इकट्ठे बैठ के अगर अददी मामलात को तय भी कर लें तो कुछ भी नहीं होगा। दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ हैं, दोनों की सोच मुख्तलिफ है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ पिछले 14 साल से बरसे पेकार है। नवाज शरीफ बेनज़ीर का माजी भूल गए आप। नवाज शरीफ और बेनज़ीर जमहूरियत में बिलीव करने वाले लोग थे और जो लोग जमहूरियत में यकीन करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर दोनों, आपने खुद कहा कि दोनों इकट्ठे हो जाएं। बोलने फिर अपना राय दे दें। नहीं आपने भी कहा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। अपनी राय दे देना, अपनी राय बता दें सामीन को, वो पैसे सामीन आपकी राय जानते हैं। आपने खुद कहा कि वो इकट्ठे हो सकते हैं। आप अपनी राय दे देना सामीन को, वो जानते हैं कि आपकी राय क्या है। मुझे अपनी राय देनी है। हाँ तो इकट्ठे कैसे होंगे ना? मैंने कब क्या इकट्ठे होंगे? मैंने कहा पहले तो कोई ऐसा फार्मूला लेके आए ना कि कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें तकसीम करें, फिर आधी वो ले लें आधी वो ले लें, पहले इस पर तो कंप्रोमाइज़ कर लें। अगर इस पर कभी कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर बाकी मुल्क भी तो है। क्या वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने से क्या मुल्क की हुकूमत मिल जाएगी? क्या वही फार्मूला पंजाब में काबिल अमल हो जाएगा? क्या वही फार्मूला सिंध में काबिल अमल हो जाएगा? क्या वही फार्मूला बलूचिस्तान में काबिल अमल हो जाएगा? क्या इतनी ताकत है दोनों के पास सारे मुल्क में? ऐसा नहीं है बाबा। हम दानिश और बिला वजह ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनकी अहमियत कोई नहीं है। जिन चीज़ों की अहमियत है उन पर हम बात नहीं करते हैं। अहमियत है बेरोज़गारी पे, गुर्बत पे, इक्तिसादी मामलात पे, सियासी मामलात पे, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की है शो में। आप नहीं थे शो में। मैं तो करता हूँ। मैं कह रही हूँ कल बात हुई थी। मैं तो हमेशा करता रहूँगा। एक दफ़ा आप पिछले कई साल से इस बानी से बाहर नहीं निकल रहे, तो मैंने तो आप पे इतराज़ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल रियलिटी है। ये पॉलिटिकल रियलिटी है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर मुकामी हुकूमतों की गारंटी दी गई है। बिल्कुल आप दुरुस्त और ये भी हकीकत है, कोई भी सियासी जमात संजीदा नहीं होती, चाहे आज बैठी हो। और ये भी हकीकत है कि मेरे जैसे जमहूरियत के हमी शख्स को चाहिए कि जब भी मुझे मौका मिले मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाऊं कि आप ये जो तकसीम की बात करते हो, ए बी से मिल जाए, बी सी से मिल जाए, जिन्होंने नहीं मिलना और आपका मकसद होता है ये मिल जाए। तकसीम की नहीं होती बात, सबके राइट एक्सेप्ट करने की होती है। पूरे मुल्क के राइट होते हैं। एक सूबे में रहने वाली दो सियासी जमातों, हम तो सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मैंने ऊपर अवाम पाकिस्तान पार्टी की बात की है, चकज़ई साहब पार्टी की बात करना। मेरे 3 दोस्तों ने जितने वाज़े, सिंपल और सादे अल्फाज में सारी के सारे मामले की तशरीह की है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे दुख है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से तो अगले में मामले पर गुफ्तगू करेंगे। समझने की कोशिश।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई एक स्कैंडल नहीं ला सकी। आज ही के दिन ये हुकूमत बनी थी और आज ना सिर्फ हम 1 साल मुकम्मल कर चुके बल्कि 2 दिन पहले काबीना में इजाफा भी हुआ। पूरा यकीन है कि आपकी शमूलियत से हुकूमत और अवाम को बेपनाह फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मईशत 1 साल पहले हिचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, जिसकी बेशुमार वजूहात हैं। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन लोग हैं जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर ना करें। कोई जादू टूना नहीं, सिर्फ मेहनत और मेहनत होगी। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर फलां सूबे के वज़ीर ख़जाना हम आपको ये लिख कर दे रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम मंजूर ना करें। ये कौन कहता था? आज मैं कहना चाहूँगा कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती, लेकिन आज हम ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं बल्कि आज वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारे अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि हमारे मैक्रो इकनॉमिक आशारिये मुस्बत हो गए हैं। उनका कहना था कि हम अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों की बदौलत ये तमाम मुश्किल मराहिल उबूर करने में आसानी से कामयाब हुए हैं और अब मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होने जा रहा है और हमारी ये कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है और आज तमाम इदारे एक पेज पर हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर जो खिताब किया, इसमें माशी कारकर्दगी के साथ साथ फिर से तमाम इदारों के 1 पेज पर होने का इतराफ़ भी किया। मगर काबीना इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म को अपनी कारकर्दगी बताने के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, वज़ीर आज़म का पूरे एतमाद खिताब, तमाम इदारे एक पेज पर, PTI के खिलाफ सख्त मौक़िफ़, भरपूर पॉइंट स्कोरिंग, ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वज़ीर आज़म को मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ा सियासी चैलेंज दिखाई दे रहा है? हसन निसार साहब, 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा थे, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, माशी कामयाबियों की बात कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी अंदाज रहे पिछले 2-2.5 साल में, उस पर भरपूर तनकीद भी की। उन्हें कोई बड़ा चैलेंज दिख रहा है आने वाले वक्त में या स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है? देखें आयशा, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो हैं पॉलिटिशियंस और ये और वो, ये जितने भी लोग हैं इक़्तिदार के ईवानों में, ये एक पेज पे होते हैं, लेकिन उस पेज पे कभी अवाम का नामो निशान नहीं हुआ। तो एक पेज वाली बात तो रहने दो, ये तो किसी वक्त भी फट जाएगा। एक बात। बाकी जो हालिया वज़ीर आज़म है हमारा, ये वज़ीर आज़म एंड कंपनी बल्कि एंड फैमिली को मुस्तकबिल करीब में एक ऐसा फैसला कुन सियासी चैलेंज दरपेश होगा जिसके बाद इनके पल्ले सियासत रह नहीं जाएगी। इसमें साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं, आई कांट प्रेडिक्ट, लेकिन सियासी चैलेंज है। सही हो। और वो बिल्कुल फिनिशिंग टचेस होंगे इनकी सियासत के, वही बाकी रह गए हैं। वो क्या चैलेंज क्या हो सकता है? देखो बात सुनो, मैं ध्यानदारी से आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई आपको बहुत अच्छी तरह पता है, मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं मिलता मिलाता नहीं हूँ, लेकिन वॉक के दौरान मैं आपको बता नहीं सकता 90% ऑफ द पीपल, इतना उनके अंदर जहर भरा हुआ है इनके खिलाफ। Wherever I go, मुझे नहीं पता ना, मैं ये गुफ्तगू करता हूँ, मैं जान छुड़ाता हूँ। सो मेरी अपनी एक जो है गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन देयर पॉलिटिक्स इज ओवर, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ठीक हो गया। दिस इज द एंड ऑफ देयर पॉलिटिक्स। ये तो बहुत ही बड़ी बात। वैसे कुछ लोगों ने ये बात 2017-18 में भी कही थी नून लीग को लेकर और उनके लीडर्स को लेकर। मुझे आज भी याद पड़ता है, हमारे खुद सहाफत के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो बड़ा बड़ा क्रॉस लगाते थे, मगर इस मुल्क में वक्त बदलते पता नहीं चलता। इफ्तिखार साहब, नून लीग जो है वो जब 9-10 अप्रैल 2022 से पहले जो उनके नारे थे वो मुख्तलिफ नारे होते थे, वोट को इज्जत दो से लेकर और बुग़्ज़ से भरे जजेस तक के। उसके बाद वो नारे सब खत्म हो गए। नून लीग इतनी पूरे एतमाद क्यों है? क्या PTI की सियासी जिंदगी में कोई ऐसी तारीख नहीं आएगी वो 9 मई पे कोई माफ़ी मांग लें, वो अपने किए पे शर्मिंदा हो जाएं और उनके लिए उनका सियासी माहौल बिल्कुल बदल जाए? नहीं, PTI के जो लीडर हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये तो आप यकीन रखें। इतना मजबूत असाब का लीडर उनको मिला है एक सियासी जमात को, वो माफ़ी नहीं मांगेगा, डिसऑन कर दे, माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ी कभी भी नहीं मांगेगा। हाँ, डिसऑन करने वाला अब आपने लफ्ज़ मुझे बता दिया है। हाँ, वो ये कह सकता है कि शायद यू टर्न था ये, और फिर वो वापस चला गया उस थ्योरी पे कि यू टर्न जो है
वो सियासत में बड़ा अहम होता है। बहरहाल मैं कोई कमेंट नहीं करता, आज मैं जो देख रहा हूँ वो मुमकिन नहीं है। और मेरे दोस्त के साथ जो लोग सुबह वॉक करते हैं वो बिल्कुल इस हुकूमत को ख़त्म करने को फिर रहे हैं, और मैं जो आवाम में फिरता हूँ। हाँ ना ना ना, बिल्कुल नापसंदीदगी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, नापसंदीदगी का अपना एतराफ़ करते हैं, एतराज़ करते हैं, और ये बेचारे को वॉक भी नहीं करने देते। हालांकि सुबह इसको अलहदा वॉक करनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथली, लंबे सांस लेके, हाथ फैला के, लेकिन ये सुनता रहता है लोगों की बातें, पर इसकी हिम्मत है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, जो कि मैं वॉक नहीं करता और मैं आवाम में उठता बैठता फिरता हूँ। आवाम ये कहती है कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता, इंच बाई इंच, ये अपनी स्पेस बना रहे हैं, इंच बाई इंच स्पेस बना रहे हैं। अब देखो ना, ये भी शहर में रहता है, मैं भी शहर में रहता हूँ। अब हम इन दोनों के दरमियान एक रास्ता देखना होगा। मैं एक बात आपको बता दूं, पाकिस्तान की तीसरी पॉलिटिकल फोर्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ये एक ऐसी पार्टी के तौर पे इमर्ज की थी जिसको एक ख़ास सोच रखने वालों ने कहा कि यार ये क्या बात है, एक का ख़ानदान जो है वो इतना बड़ा नाम नहीं रखता और दूसरे का ख़ानदान भी इतना बड़ा नाम नहीं रखता, तो बड़े ख़ानदानों के अशराफिया के लोगों को इक़्तिदार में आना चाहिए। ये अशराफिया का हक़ है कि जो अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हों, जिनके इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो, जिनकी इंग्लिश की ड्राफ्टिंग कमाल की क्लासिकल हो, उन लोगों को इक़्तिदार में आना चाहिए। वो सारे इकट्ठे हो गए और वो उन्होंने कोशिश की, कामयाबी के साथ 4 साल कुछ महीने वो इक़्तिदार में रहे। वो सारी इंग्लिश वो इंग्लिश लबो लहजा वो सब का सब धरा का धरा रह गया, आवाम को कुछ नहीं मिला। 14 साल से एक जगह पे वो मसरूफ़ हैं इस अमल में, वहाँ पे आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सवाल है, फ़ैसला आवाम ने करना है, और जब भी आवाम उस फैसले को जाएंगे तो पता लग जाएगा कि वज़ीर आज़म का जो एतमाद है ये क्या है। ठीक हो गया। पहला टेस्ट तो इसके एतमाद का होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल कोई मूव कर सकता है? तो उसका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। उसको ये एतमाद है कि कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना पंजाब में ना मरकज़ में उसके खिलाफ नहीं आ सकता। सो ये वजह भी उसके एतमाद की है। ठीक है। बाकी इस बात पे बहुत अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि इदारे एक पेज पे क्यों हैं। ये वही लोग कह रहे हैं जो मुझे सिखाते थे जमहूरियत पसंद आदमी को कि इदारे एक पेज पर होने चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि इदारे क्यों एक ब्रेक पे जाना टाइम कम है। लेकिन सवाल ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये कोई तरीका नहीं है, आप मुझे बात करने का मौका नहीं देते। जो आवाम की बात करता है ये कहा जाता है कि एक पेज पर, ये सिखाते थे हमें एक पेज पर हैं, एक पेज पे। हम कहते थे एक पेज पे मत आओ, जमहूरियत की बात करो। ठीक है। तो आज हमें कहा जा रहा है कि यार दुख है कि तो आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बाकी 2 पैनलिस्ट ने बात करनी है। जब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मेरे उस्ताद हैं, मेरे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, वज़ीर आज़म का एतमाद से लबरेज खिताब, आपको लगता है आने वाले 4 साल भी इसी एतमाद का मुजाहरा करेंगे? उनको कोई चैलेंज दरपेश है जिस तरीके से आज उन्होंने अपोजिशन यानी PTI को क्रिटिसाइज किया? आयशा, शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत क्यों ली थी और कैसे बनाई गई थी, इन दोनों चीज़ों को, या क्यों बनाई गई थी? देखिए, ली क्यों थी, वो इसलिए थी कि इनका कोई चांस नहीं था और इनको एकदम से हुकूमत ऑफर हुई और इन्होंने ले ली। चांस नहीं था, मिल गई। अच्छा, उसका एक और वजह यह थी कि जिसको नहीं देना चाह रहे थे उसको फिर इस तरीके से आउट किया गया और जिनको इस वजह से इनका फायदा हो गया और इनको हुकूमत मिल गई। तो इमरान खान हुकूमत से बाहर है, ये हुकूमत से अंदर है, ये पहले 2 मकासद इससे हासिल हो गए। दूसरा, SAFC जिसने मईशत को बहाल करना था वो अभी भी अपनी कोशिश कर रही है। अभी भी हुकूमत अपनी जगह पे कायम है, इमरान खान निज़ाम से बाहर है और मईशत के ऊपर अभी भी काम हो रहा है। कुछ मुस्बत इशारे हैं, उम्मीद है कि इनके ऊपर ज़्यादा बिल्ड करके मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। 2 चीज़ें और हैं, एक ये कि शायद इमरान खान को ख़ासतौर पर पंजाब में, लेकिन अमूमी तौर पर उसको कमज़ोर तर कर दिया जाए, PTI को कमज़ोर तर कर दिया जाए और ये पार्टी अपनी हैसियत उतनी ताकत के साथ ना होल्ड कर सके जो अब तक इसकी एक स्ट्रेंथ रही है। और दूसरा ये है कि शायद इस तरीके से जब नौजवानों को दूर किया जाएगा,
पार्टी में लीडरशिप नहीं होगी, पार्टी कमजोर होगी, तो शायद पंजाब वापस PMLN को मिल जाए। ये उसके दो अगले असरात हैं। इनका तरीका हमें देखना पड़ेगा आगे जाके कि इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये काम इस निज़ाम पे चल रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत के लिए मजबूत करेगा जमहूरियत को या जमहूरियत को कमजोर करेगा? जाहिर है कि जमहूरियत को कमजोर करेगा। हम ये कहते तो हैं कि तमाम वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं से, तमाम पार्टियां जो इलेक्शन जीतती हैं किसी की सपोर्ट से ही ऊपर आती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनके अंदर एक ये जोहद जरूर पैदा होती है कि हमें जमहूरियत को आहिस्ता आहिस्ता फौकियत देनी है। इसमें नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, बेनज़ीर का नाम आता है, जिन्होंने कोशिश की नजरियाती तौर पर, जिसको हम नजरियाती कहते हैं, कि अपनी जगह वापस हासिल की जाए, जो सिविलियन स्पेस लूज हुई है उसको हासिल किया जाए। इमरान खान ने कोशिश की, लेकिन बहुत भोंडे तरीके से कोशिश की और उसका खमियाजा वो आज भुगत रहा है। तो इसका तरीका ये, इसका जो बुनियाद ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस, जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा और उसकी वजह से जो आप देख रहे हैं। आपका अगला सवाल कि एतमाद है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं है। इस वजह से बारहा अपने आप को याद कराना पड़ता है कि मैं तो नाहक बैठा हूं, मेरा असल में तो ये जगह नहीं बनती, मैं किसी के बिठाए हुए यहां बैठा हूं। इसलिए ये एक बेअतमादी है जो कि बार बार अपना इजहार करती है अपने आप को यकीन दिलाने के लिए। और एक चीज सुन लीजिए कि ये बेएतमादी ही शहबाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी ताकत है। सही हो गया। ज़ैगम साहब 9 मई के नहीं 28 मई के लंबरदार हैं। वजीर आजम ने आज फिर अपने काबीना इजलास में गुफ्तगू में कहा है नून लीग की पूरी क़यादत 22 माह से यही सियासी इस्तेमाल कर रही है इस जुमले का। ये जुमला कब तक उनकी लाइफ लाइन बना रहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस को सपोर्ट मिलता रहेगा इस जुमले से? जो भी वन पेज के घोड़े पर सवार होता है ना, उसमें आपको इस तरह का एक एतमाद नज़र आता है जो चौधरी साहब के ख्याल में, और मैं इत्तफाक करता हूँ, एक बड़ा मसनूई एतमाद होता है जिसके पीछे खुद एतमादी की कमी होती है। और ये घोड़ा इन्हें मालूम है कि पलट के गिराता बहुत जल्दी है। दो चीज़ें हैं जो मेक और ब्रेक हैं वज़ीर आज़म की, उनकी हुकूमत की और उनकी पार्टी की भी। दो मीम, मईशत और मकबूलियत, और दोनों में बड़े चैलेंजेस हैं। थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इसके आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, इसलिए कि पाकिस्तान में जो बूम बस्ट साइकिल है उसका दौरानिया बहुत कम हो गया है। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे तो ये 4 साल चलने वाला काम नहीं है। ये साल से पहले साल 2 साल में फिर पलट के गिरेगी मईशत और बस्ट शुरू हो जाएगा। और अगर रिफॉर्म्स करेंगे तो फिर उसके अपने चैलेंजेस हैं। अभी तक तो खूब अवॉइड किया है, मिसाल के तौर पर ट्रेडर्स को टैक्स लगाने से। IMF ने आके गर्दन नापी हुई है कि लगाओ, रियल एस्टेट पर भी लगाओ। जब लगाएंगे तो फिर जो उनका एक वोट बैंक है और सपोर्ट का एक बहुत अहम सेक्टर है वो हट जाएगा। और मकबूलियत के जो चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी एक पुराने दौर की पार्टी बनी है, जिस तरीके से वो तब्दील करने से कासर रहे हैं अपनी सियासत को, अपनी जमात को, अपने आप को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक। और ये चैलेंज सिर्फ कबूलियत से दूर नहीं हो सकता, मकबूलियत को वापस बहाल करना होगा और उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। ठीक हो। मरियम नवाज अपनी सी कोशिश कर रही हैं, और शहबाज शरीफ तो खैर वैसे भी उनसे क्या गिला, वो तो पॉलिटिकल एनिमल है ही नहीं। ठीक हो गया जी। सबसे बड़ा चैलेंज और मकबूलियत ही रहेगी और इसी पर मुस्लिम लीग नून को काम करना होगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।